नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को गठबंधन चाहिए। वाह रे लोकतंत्र। सत्ता पक्ष को भी गठबंधन चाहिए, विपक्ष को भी गठबंधन चाहिए। अब तक ये हो रहा है कि विपक्षी एकता की बात की जा रही थी कहें, क्योंकि अब तो सत्ता पक्ष की भी एकता की बात होने लगी। सत्ता पक्ष का दावा है कि उसने 38 छोटे छोटे दलों को इकट्ठा कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि उसके पास 38 दल हैं और एनडीए की बैठक एक दिन बाद होने जा रही है। विपक्ष बता रहा है कि उसने 26 दलों को इकट्ठा कर लिया है और सब लोग पहुंच चुके हैं बेंगलुरु। आज रात डिनर है, अगले दिन बैठक। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहां सरकार बनाने के लिए इतने बड़े कुनबे को जोड़ने की जरूरत क्या आ पड़ी। वो पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी, उसको 38 दलों को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी, जिसके पास 37% वोट है और जिसको 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। 224 लोकसभा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। उस पार्टी को 38 छोटे दलों की जरूरत क्यों पड़ गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने सबसे ज्यादा सत्ता में जो रही, उसको अपना कुनबा बढ़ा करके 26 करने की जरूरत क्यों पड़ गई। ये सवाल है, उन मतदाताओं के सवाल हैं जिनके वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उनके वोटों से सरकार नहीं बनती। सरकार बनती है इन्हीं छोटे छोटे दलों के सांसदों को तोड़ करके, जोड़ करके, मैजिक फिगर हासिल कर। भाई, जनता सबको सबसे ज्यादा जिसको वोट देती है, मतदाता जिसको सबसे ज्यादा वोट करते हैं, उसकी सरकार क्यों नहीं बनती। वोट देते ही बहुमत क्यों नहीं डिसाइड हो जाता। क्यों इंतजार करना पड़ता है कि राष्ट्रपति जी अपने विवेक के हिसाब से किसी व्यक्ति को बुलाएंगे और नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री, फिर वो प्रधानमंत्री सदन में विश्वास हासिल करेगा, तब मंत्रिपरिषद बनाएगा। ये सारी चीजें होंगी क्यों? मतदाताओं की प्रतिष्ठा नहीं है, मतदाताओं के फैसले की अहमियत नहीं है। ये सवाल नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है इस पृष्ठभूमि में, जो दोनों कुनबे में बड़ी बैठक, छोटे छोटे दलों के समूहों की बड़ा कुनबा बना करके बैठक। तो आज इसी सवाल पर, बहुत गंभीर और बड़ा सवाल है, देश के सामने रखता हूं, अपने पैनलिस्ट के सामने रखता हूं चर्चा के लिए, और सबको निमंत्रण देता हूं जुड़ने के लिए। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है और आप सबका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर दिनेश राय जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पेशे से चिकित्सक हैं। सत्यदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं। और राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पत्रकार हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। श्याम मोहन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात सत्यदेव चौधरी जी से शुरू करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा सवाल है चौधरी साहब, और इतना बड़ा सवाल है कि इसका उत्तर देश में बहुत कम लोग दे सकते हैं, उनमें से एक आप हैं। देश में बहुत कम लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मतदाता वोट दे दे, इसके बावजूद मतदाताओं को पता नहीं हो कि उन्होंने जिनको वोट दिया है उस हिसाब से सरकार किसकी बनने वाली। ये पता है देश में इकलौते राष्ट्रपति जी को, वो जिनको नियुक्त कर देंगे, वो चाहेंगे कि श्याम मोहन यादव जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए
तो श्याम मोहन यादव जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब अलग बात है कि वो 6 महीने के भीतर चुनाव लड़के आ सकते हैं या नहीं, उनके पास में सांसदों का बहुमत है कि नहीं, ये राष्ट्रपति का विवेक है। और मतदाताओं के विवेक का क्या होगा? सत्यदेव चौधरी जी। जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए आजकल एक ये यूसीसी के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन वाले, विरोधी पक्ष वाले और सत्ता पक्ष वालों ने बाकायदा यूसीसी को स्वीकार कर लिया। ये भी गठबंधन कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी गठबंधन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष वाले भी गठबंधन कर रहे हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचारियों को टिकट देना विपक्षियों का भी काम है और सत्ता पक्ष वालों का भी, उसमें बहुत समानता है। अपराधियों को टिकट देना भी विपक्षियों और सत्ताधारियों के दोनों के अंदर बहुत समानता है। यहाँ तक कि एक तारीख की भी समानता कर ली इन्होंने। कल ही मीटिंग होनी है विपक्षियों की और कल ही मीटिंग होनी है इन सत्ताधारियों की। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना कि आज की राजनीति में और सत्य बहुमत की राजनीति में क्या अंतर है। और करीब करीब प्रेम जी, आप जैसों को छोड़ के किसी पत्रकार के पास में भी मैंने आज इतनी चर्चाएं सुनी है इन ऑनलाइन चैनलों के ऊपर भी, और भी किसी पत्रकार के अंदर भी कोई ऐसा तथ्य नहीं है बोलने के लिए। घुमा फिरा के बस बात उल्टी सीधी इसी तरीके की बातें करते हैं। इन विरोधी पार्टियों का, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कितने सांसद हैं, कितने क्या है, बस इन्हीं का गणित बिठाने में लगे रहते हैं। तो हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे को तो सीधी सीधी बात बताओ भाई कि कैसे चुनाव होगा, कैसे बहुमत बनेगा और कैसे सरकार बनेगी। वो जवाब किसी के पास भी है नहीं, ना सत्ता वालों के पास है और ना विपक्षी वालों के पास है। अब जब सत्ता वाले, चौधरी साहब, सरकार बनाने की तो कोशिश की जा रही है, बेंगलुरु में और दिल्ली में 2 जगह सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी 2024 के लिए। अभी तो सरकार है ऑलरेडी। हाँ, तो इनके अंदर जो सरकार, अब देखिए 2024 में सरकार वही बना पाएगा जो इनके अंदर एक दूसरे से ज्यादा दबंगी हो कोई और एक दूसरे से ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी हो। उसके बिना सरकार नहीं बना पाएगा। आज जो जिनके पास सत्ता है, अगर ये इनके पास इतना बड़ा समर्थन है, इतना बड़ा सब कुछ इनके पास, लेकिन चौधरी साहब, भ्रष्टाचारी तो वो है ना जिसके घर ईडी जाए, जिसके घर सीबीआई जाए, जिसके खिलाफ केस हो, जो मंत्री होकर के भी जेल में जाए। लेकिन भ्रष्टाचारी तो वो नहीं है जिसके घर में ये सब चीजें ना हो, या जिसके घर में अब तक कल तक ईडी सीबीआई जा रही थी, वो अगर अपनी निष्ठा बदल के कहीं और चला जाता है तो वहां तो भ्रष्टाचार फिर नहीं होता है। वहां कैसे भ्रष्टाचारी अब तय करेंगे कि जो कौन मजबूत भ्रष्टाचारी है वही जीत कर आएगा? नहीं, भ्रष्टाचारी से मेरा मतलब है कि धन बली, जो ज्यादा पैसा खर्च कर देगा, जिसके पास ज्यादा धन की ताकत है वो सरकार बनाएगा, जिसके पास ज्यादा दबंगी है वो सरकार बनाएगा। ये भ्रष्टाचार का ये मतलब है कि जो कितने पैसे की ताकत किसके पास कितनी ज्यादा है। नहीं तो आज के जो सत्ताधारी हैं जिनके पास 303 सांसद जीते हुए हैं और बाकी के लोगों का भी समर्थन है, उनको फिर ये कल ही की तारीख में ये बैठक बिठाने की क्या आवश्यकता है और इतना बड़ा और कुनबा जोड़ने की क्या आवश्यकता है, जिनके पास कोई महत्व है ही नहीं, कोई राजनीतिक महत्व ही नहीं है बाकी के लोगों का, बाकी की पार्टियों का। फिर भी खाली एक गिनती गिनने के लिए आपने वो 36 पार्टियां और 38 पार्टियों के नाम गिनवाने शुरू कर दिए। उनका हमने तो कभी आज तक ना नाम सुना, ना उनका कोई राजनीतिक महत्व है, तो एक आधे को छोड़कर बाकी तो सारे का सारे लेकिन भ्रष्टाचार के दम पे सत्यदेव चौधरी है। साहब, एक इम्पोर्टेंट मन में आ रहा था, मुझे तो लगा कि मैं हाँ, कमिट कर दूं, मैंने किया नहीं। एक चैनल में अभी अभी बैठा था सीएनबीसी हाँ, पर, और उसमें चर्चा हो रही थी यही, बीजेपी के पास में 38 संख्या है और विपक्ष के पास 26 है। तो मैंने कहा कि मेरे पास भी एक पार्टी है, बोलिए तो 38 को मैं 39 कर दूं या 26 को 27 कर दूं। तो क्या आप इस संख्या को बढ़ाने में रुचि लेंगे? हाँ, तो पार्टियां तो ऐसे हर 15 दिन में पिछले 75 सालों के अंदर
हर 15 दिन में एक पार्टी रजिस्टर हुई है, और उसके बाद जी। में 3000 से ज्यादा पार्टियां आज के दिन रजिस्टर हो चुकी हैं। तो पार्टियों की संख्या गिननी है, तो पार्टियों की संख्या से तो कोई लेना देना नहीं है। पार्टियों की संख्या से गिनने से तो अच्छा ही है कि आप वोटों की गिनती गिन लो, वोटों की संख्या गिन लो। एक फार्मूला ऐसा बना दो ना जिससे बीमारी मिट जाए। ये बार बार मतलब बार देखिए क्यों? चौधरी साहब, क्या कहाँ हम पहुंच गए। हम लोग वोटों की संख्या गिनते थे सरकार बनाने के लिए, या गिनना चाहते हैं, और सांसदों की संख्या गिनने लगे, और अब वो भी भूल गए, अब पार्टियों की संख्या गिनने लगे। पार्टियों की संख्या गिनने लग गए, और फिर उसके बाद में खाली नेताओं की संख्या गिनने लग जाएंगे, क्योंकि इन पार्टियों ने तो व्हिप और दल बदल के कानून बना रखे हैं। वो जितने भी इनके सांसद हैं, वो सारे के सारे तो एक लीडर में ही तो ताकत है, वो जो व्हिप का ऑर्डर दे रहा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस भ्रष्ट राजनीति का पर्दा हो चुका है। इसके अंदर कोई भी सत्ताधारी हो या विपक्ष वाले हो, ये इन दोनों के अंदर ही कोई राजनीतिक इनका आधार नहीं है, कोई राजनीति के अंदर इनकी सत्यता नहीं है, और ये राष्ट्रभक्ति भी, राष्ट्र प्रेम भी सब नकली और झूठी बातें हैं। इनकी सबकी जितनी भी है, ये खाली ऐसे झूठे नारे गढ़ते हैं, विज्ञापन करते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितने की योजना नहीं है, उससे ज्यादा का तो विज्ञापन खर्च कर देते हैं। कौन सी राजनीति है ये? आप मेरे को ये बताइए, 75 साल के अंदर कोई भी बुद्धिजीवी कैसे इस राजनीति, कौन सी राजनीति का समर्थन करेगा? क्या राजनीति बनाई हमने 75 सालों के पीरियड में? सिवाय झूठ बोलने के, झूठे नारे गढ़ने के, एक विज्ञापनों के ऊपर आधारित राजनीति बनाई, और तो हमने कुछ भी नहीं किया। इन सत्ताधारियों को कम से कम कल ही मीटिंग करने की क्या जरूरत थी? आनंद फानंद के अंदर। मैं इसी सवाल को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर दिनेश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश राय जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सवाल लीजिए कि भाई सत्ताधारी दल सत्ता में है, उसको काम करना चाहिए, जनता का वोट लेना चाहिए, सबसे ज्यादा वोट लेना चाहिए। इसके बजाय वो पार्टी का वोट लेने में जुड़ गए हैं कि हमारे साथ कितने पार्टी जुड़ सकते हैं, और कह रहे हैं कि हमारे साथ 38 पार्टियां जुड़ गई हैं। जी दिनेश राय जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले। अब लगता है दिक्कत आ रही है दिनेश राय जी के पास। हमारी आवाज कुछ देर बाद पहुंचेगी, तब तक हम आगे बढ़ चुके होंगे। तो यही सवाल मैं टॉस करता हूं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, सवाल आपने सुना? एक सेकंड। हाँ बोलिए राजीव रंजन जी, सवाल आपने सुना? जी बिल्कुल सर, देखिए ऐसा है कि सत्यदेव चौधरी साहब जो कह रहे थे वो उससे मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले जब से हमको आज़ादी मिली है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, कोई भी नेता सत्ता में रहा हो, 1-2 को छोड़ दे, अब बात को छोड़ दे, तो हर कोई जो है वो पावर में आने के लिए ही सारा स्टेप जो है, हर एक स्टेप जो है वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए लेता है, करता है। चाहे वो प्रचार उसका जरिया हो, गठबंधन जरिया हो, कुछ भी जरिया हो सकता है। अब सर आपका सवाल है कि कल जो एक पार्टी जो विरोधी दल है वो बेंगलुरु में यानी कि साउथ में, और दूसरी जो सत्तारूढ़ दल है वो नॉर्थ में, यानी कि 2 पोल पे जो है, भारत के 2 धुरी पे इस तरह की मीटिंग क्यों कर रही है? तो मेरा मानना है कि सर जो आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का पूरा गेम होता है। तो जहां पर एक पार्टी जो कि विरोधी दल है वो ये साइकोलॉजी के तहत जीतना चाह रही है, साइकोलॉजिकल वार में, कि मेरे साथ जो है वो देश की तमाम सारी पार्टियां एक साथ हम आ गए हैं, जिससे कि हम जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसको डिफीट कर सकते हैं। तो बीजेपी जो है उसी साइकोलॉजिकल गेम में उसको डिफीट करना चाह रही है, और वो ये बताना चाह रही है कि आपसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टी हमारे साथ है, और इसलिए साइकोलॉजिकली लोगों के बीच में एक मैसेज देना चाह रही है। सर हम यहाँ दूसरी बात है, लेकिन राजीव जी, मैसेज तो तब भी दिया गया था जब सीना ठोक ठोक करके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी।
बिल्कुल सर, इस बात को लोगों को समझना होगा कि इसलिए मोदी जो है जब से सत्ता में आया, चाहे वो गुजरात में, चाहे वो देश में, अपराजय हैं। वो अभी तक चुनाव हारे नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि वो समय की नजाकत को समझते हुए उसके हिसाब से राजनीति करते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बहस का विषय है और ये नैतिकता की बात अपने जगह 100% सही है कि यह सही कितना है, गलत कितना है। इसमें आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त बात है। लेकिन यदि बीजेपी और नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है मेरी समझ में कि वो परिस्थितियों को समझते हैं और ये आप परिस्थिति को समझ के चुनाव की बात कर रहे हैं? आप व्यक्तिगत रूप जी, से एमएलए एमपी बन के जीतने की बात कर रहे हैं या पार्टी के? क्योंकि पार्टी के रूप में तो परफॉर्मेंस डिफरेंट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जरूर नरेंद्र मोदी जी का लगातार चुनाव जीतने का है। जी अभी पार्टी को लीड तो वही कर रहे हैं, तो बात उनकी हो या पार्टी की हो, कुल मिला के आप किसी भी तरह से नहीं समझिए, बात आती नहीं है। नहीं, देखिए राजीव जी, बीते दो साल में करीब 36 चुनाव, 36 नहीं 31 चुनाव बीजेपी हारी है। सर, हमने कहा कि नरेंद्र 31 मोदी चुनाव जब अलग से अलग। ठीक है, ये आंकड़ा हो सकता है सर, आंकड़ा है। आ, हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे क्योंकि पार्टी को लीड अभी वो कर रहे हैं, तो जब से वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने, लगातार जीतते रहे, केंद्र में जब से हैं लगातार वो 2 बार चुनाव जीते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि 2 तरह की बातें हैं, एक तो नैतिकता की बात है, क्या सही है, क्या गलत है, वो अलग बहस का विषय है। लेकिन जहां तक चुनाव जीतने और हारने की बात है, तो ये हर राजनीतिक दल को मोदी साहब से ये जरूर सीखना चाहिए। और एक चीज सर और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि आप किसी भी पार्टी को जो आज विरोधी खेमे की जो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो जो कि एक तरफा एक छत्र राज की है कुछ वर्षों तक, लगातार कुछ वर्षों तक पूरे देश में, वो भी तो आज वही कर रही है सर। आप उसको अलग कैसे कह सकते हैं? या जो मोदी साहब कर रहे हैं वही कांग्रेस भी कर रही है, या जो नीतीश कुमार है वो भी वही कर रहे हैं। तो इसमें कोई सर अलग नहीं है। मैं चौधरी साहब की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि पार्टियां जो भी हो, नेता जो भी हो, वो अपनी रोटी सेकता है, चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो सर, चाहे गठबंधन करना हो, चाहे प्रचार तंत्र के तहत अपने अपने आप को मार्केटिंग करना हो, पैसा जनता का लेना हो, जो जहां जो पैसा का इस्तेमाल पब्लिक के रिलीफ के लिए होना चाहिए था, जो पैसा का इस्तेमाल सर देश की उन्नति में लगनी चाहिए थी, वो नेता जो हैं वो अपनी उन्नति की, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगाते हैं। तो ये तो बात सर बिल्कुल अपनी जगह सही है, मैं इससे सहमत हूँ। जी जी, मैं श्याम मोहन यादव जी को जोड़ता हूँ चर्चा में। श्याम मोहन जी, आप बातचीत सुन रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वाकई जब लोकतंत्र के पैमाने पर मतदाताओं की ताकत के हिसाब से हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो कोई दल बचता नहीं है, चाहे कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी हो, चाहे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आज सत्ता में जो है वो हो, और उनके गिर्द जमा गठबंधन हो। सब ने मतदाताओं की ताकत को मोटे तौर पे कमजोर करने का ही काम किया है और इस तरीके से लोकतंत्र कमजोर हुआ है। तो यही हमारी चिंता का सबब है कि कैसे मतदाता शक्तिशाली हो, कैसे उनके वोट से सरकार बने, न कि एमएलए एमपी बीच में दलाल बनकर उभरे और सरकार को गिराने खरीदने में करोड़ों अरबों रुपए का वारा नहीं आ रहा। जी प्रेम जी नमस्कार, और सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ इसमें, और इसके पहले काफी कुछ मैंने सत्य बहुमत के बारे में जाना है, और मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि आप कह रहे हैं कि जी। मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूं आपको कि अभी जो कैसे मतदाता को उसकी ताकत का एहसास हो और उसकी भागीदारी हो। तो ये हिंदुस्तान में जो आजकल हो रहा है, ये आप इसको तुलना इसकी कर सकते हैं, जो 2020 मैच होता है एकदम सेम वही प्रक्रिया हो रही है। 2020 मैच में लोग खरीदार बैठ जाते हैं और प्लेयर को अपने हिसाब से चुनते हैं। तो आज की डेट में हमारे देश में यही हो रहा है। कुछ खरीदार बैठ जाते हैं
और अपने मुताबिक अपने प्लेयरों को खरीदते हैं और उनको जैसे कहते हैं तुमको यहाँ खेलना है, तुमको बैटिंग करनी है, तुमको फील्डिंग करनी है, मैं जैसे कहूंगा वैसे करना है। तो ऐसे होता है। रही बात मतदाताओं के भागीदारी की, तो मतदाताओं की भागीदारी तब होगी जब उनके वोट से सरकार बनेगी। आज की डेट में मतदाताओं के वोट से कोई सरकार तो बनती है नहीं। मतदाताओं की भागीदारी कैसे होगी? मतदाताओं के मतदाताओं के वोट से जब सरकार बने तब तो उसकी भागीदारी होगी। सरकार तो सदस्यों के बहुमत से बनती है, विधायकों के बहुमत से बनती है, सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो फिर उसमें मतदाताओं की जब भूमिका ही नहीं है तो फिर सरकार कैसे बनेगी? उनका वर्चस्व कैसे कायम होगा लोकतंत्र में? जी, मैं ये सवाल जो है, इसी सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज देखिए हमारे साथ दिनेश राय जी जुड़ रहे हैं। दिनेश राय जी से ही इस सवाल को मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार उनका कनेक्शन आ रहा है और जा रहा है, तो लेकिन फिर अभी भी इंटरनेट साथ दे रहा लगता नहीं है। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ और इस बीच अगर जुड़ जाते हैं दिनेश राय जी तो वहाँ भी चला जाऊँगा। तो दिनेश राय जी हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, दिनेश राय जी, हमारा सीधा सा सवाल है कि देश में जो लोकतंत्र है यस सर, वो लोकतंत्र आज हमें विकृत होता नजर आ रहा है। मतदाता शक्तिशाली नहीं दिख रहे हैं, उनके वोट से जो सरकार नहीं चुनी जा रही है, सांसद और विधायकों के वोट से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। इस स्थिति में बदलाव आना चाहिए क्या? जी, लग रहा है फ्रीज कर गए। हाँ, वो फ्रीज कर जाते हैं अक्सर। चौधरी साहब आप ही जवाब दें। जी जी जी, देखिए प्रेम जी, जो भी ये सत्ताधारी और विपक्षी जो मीटिंग्स कर रहे हैं, मेरा इनसे एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या इन्होंने अपने क्षेत्रों में जा जाके अपने मतदाताओं से भी कोई सलाह करी है क्या? भाई हम ये गठबंधन करने जा रहे हैं और हम ये बिल्कुल कहीं न कहीं जी कि हम ऐसे गठबंधन करने जा रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर भी कुछ तो इन्होंने कोई आधार बनाया होगा ना गठबंधन करने का, या ये मीटिंग करने का, या ये खाली जो नेता लोग हैं बस खाली यही बैठ के भोज करेंगे। लेकिन और अगले चौधरी दिन साहब ये भी सही है ना, ये चौधरी साहब ये भी सही है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में 5 साल पर चुनाव होते हैं और हर मुद्दे पर जाके रायशुमारी नहीं की जा सकती। जनता उनको वोट देती है, 5 साल बाद फिर उनको वोट देगी, तो अब हर मुद्दे पर तो चुनाव रायशुमारी नहीं होगी ना। जो लोग सत्ता में नहीं है वो तो पूछेंगे, कम से कम वो तो अपने लोगों से बातचीत करेंगे। कोई अपने क्षेत्र के अंदर कोई मीटिंग करी है कि भाई हम वहां बंगलोर में जा रहे हैं या दिल्ली में जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए? जो सत्ता में नहीं है उनकी क्या मजबूरी है? चलो जो सत्ता में है वो तो कोई बात नहीं, जो भी है वो तो ठीक है, जो उसने कर दिया वही ठीक है। लेकिन जो विपक्ष के अंदर है, जो सत्ता में है ही नहीं, उनकी क्या मजबूरी है? उनके पास तो टाइम है रायशुमारी करने का, या रायशुमारी ना करो। लेकिन यहाँ भी सर नीतीश कुमार जी भी सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कई लोग सत्ता में हैं, तो सत्ता में होना तो कारण नहीं हो सकता ना। विपक्ष में भी रह करके अगर पार्टी पदाधिकारियों की जिला में बैठक कर लिए या किसी तरीके से केंद्रीय पार्टी संगठन की बैठक हो गई, तो हम नहीं जानते कि कितनी चर्चा उन्होंने की है, लेकिन हम उतने दावे से भी नहीं कह सकते कि चर्चा नहीं की है। नहीं, अगर चर्चा करी होती तो कोई जानकारी मिलती ना, कोई सूचना मिलती, कहीं ना कहीं तो कोई प्रोग्राम आता ना कि भाई हमने ऐसे ये मीटिंग करी है। वो नहीं करी, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो अपना एकाधिकार समझते हैं कि जो ये वोटर है ये हमारे फिक्स वोटर हैं, पिछले चुनाव के आधार के ऊपर
ये वोटों का आंकड़ा पकड़ते हैं जी कि हमारे इतने करोड़ वोटर थे, इतनी सीटें हमारे हैं, इतने सांसद हमारे हैं, इतने विधायक हमारे हैं और इतने करोड़ वोटर हमें मिले हुए हैं। ये तो गारंटी लेते हैं जी कि इतने करोड़ वोटर हमारे हैं तो हम ही इनके मालिक हैं। उन्होंने क्या आधार बनाया? चलो इतने वोटरों के अंदर में से कुछ परसेंट वोटरों का तो ये गिनती गिनते, कहीं से तो कोई बात करते, कहीं से तो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते कि भाई हाँ हमारे को राय भेजो कि हम ये मीटिंग करें या नहीं करें। तो जब इन्होंने अपनी मर्जी से ही करना है सारा काम, तो इनके हिसाब से तो खाली यही लोकतंत्र है कि हमने मीटिंग कर ली यहाँ पर, तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? कोई वोटर के ऊपर एहसान कर रहे हैं ये लोग? ये तो फिर वही गठबंधन की तो राजनीति हुई ना। इनके हाथ से नहीं आगे सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, फिर क्या करेंगे ये? फिर इनके पास क्या कार्यक्रम है? मैं आज के जो सत्ताधारी हैं उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनका विरोध करते हुए मैं ये समझना चाहता हूं कि जो विपक्षी लोग ये जो मीटिंग कर रहे हैं इनको एक राजनीतिक व्यवस्था का समाधान देना चाहिए सार्वजनिक मीटिंग करने के बाद में, और सब अलग अलग चुनाव चिन्हों पे चुनाव लड़ेंगे। और मान लो इनमें से किसी को कोई ऐसा नहीं मिला, इनको समर्थन नहीं मिला, और इनमें से एक या दो पार्टियों को किसी को भी फिर दोबारा से इनको सत्ता वालों को जरूरत पड़ती है फिर वहां चले जाएंगे, इनको छोड़ देंगे ये। तो सिवाय मतदाताओं के मूर्ख बनाने के तो इनके पास और कोई रणनीति नहीं है, इनके पास कोई मीटिंग का आधार नहीं है। वो हमने पिछले दिनेश जी अगर हम सुन पा रहे हैं तो दिनेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर सर आपके पास आते हैं। थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है तो ये फिर छूट जाएंगे। डॉक्टर दिनेश राय जी अपनी राय रखें। फ्रीज कर जा रहा है। डॉक्टर दिनेश जी राय नेटवर्क रखें। ट्रांजैक्शन के कारण जरा आवाजें हमारे क्लियर नहीं हो पा रही हैं। हम कहना चाह रहे थे चलिए नेटवर्क ठीक हो जाने के बाद आप जुड़े। हम सत्यदेव चौधरी जी आप अपनी बात जारी रखिए। तो सिवाय यहाँ पर चाहे वो सत्ता वाले हों और चाहे विपक्ष वाले हों, इनको सिवाय मतदाताओं को मूर्ख बना के और सत्ता पर कब्जा करने के सिवाय कोई से भी पक्ष का कोई कार्यक्रम नहीं है इनके पास। वही कार्यक्रम जो सत्ता वाले आज कर रहे हैं वही ये विपक्ष वाले करेंगे, जो हमने पिछले 75 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। ये तो हमारे जीवन का अनुभव है ना कि सत्ता का परिवर्तन हमने बहुत बारी देख लिया, नेताओं का परिवर्तन हमने बहुत बारी देख लिया। क्या मिला हमारे को? मैं तो एज ए वोटर, मैं एक मतदाता होने के नाते मेरी पीड़ा है ये हमारा ही समय, हमारी ऊर्जा और हमारे धन तो बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता वाले हैं या विपक्ष वाले हैं। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं ये? इससे अच्छा बैठ के एक अच्छी राजनीति क्यों नहीं बनाते? क्या जरूरी है इन विपक्ष वालों को कि ये 28 तरह के इनको पॉलिटिकल पार्टियों को मिलाने की क्या जरूरत है? लड़ने दो चुनाव अपने अपने एरिया के अंदर, जो भी जैसे लड़ेगा लड़ता रहेगा। आप क्यों इकट्ठा हो रहे हो? आपने सबने मिलकर ठेका उठाया है क्या इस राजनीति का? क्या जरूरी है आप ये बताइए मेरे को। एक पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो अपना सरकार का बहुमत बना ले, बहुत सीधी सीधी बात है। ये बात इनके क्यों नहीं समझ में आ रही? इससे कम से कम खाली दो ही पार्टियां तो बचेंगी ना फिर, या तो बीजेपी बचेगी या कांग्रेस बचेगी। तो इन बाकियों को तो सबको इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखिए सिवाय इन पार्टियों के पास, इन पार्टियों की कुछ तो उपयोगिता होगी तभी तो इकट्ठा करने की जरूरत महसूस कर रही। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को भी छोटी छोटी पार्टियां चाहिए। कुछ तो दम होगा इनके पास, जनाधार होगा, लोग होंगे, उनको कुछ जिताने या हराने की क्षमता होगी। नहीं तो क्यों पूछती बीजेपी इनको? क्यों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को पूछती, जो जिनके नेता ओम प्रकाश राजभर जी माँ की गाली दे रहे थे,
बीजेपी नेताओं को, उनको बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? क्योंकि उनको लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कुछ इलाकों में उनको जिता सकती है। जब ये राजनीतिक पार्टियां प्रेम जी नहीं थी तब क्या था? राजनीति तो तब भी चल रही थी ना, सरकारें तो तब भी बन रही थी। जब इन पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं था, थी ही नहीं, पार्टी ही नहीं थी ये बिल्कुल भी। ये तो आज बनी है। इनका इतिहास जो भी है, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का, किसी का 5 साल का, 10 साल का, इससे पहले तो ये पार्टियां थी ही नहीं। उस समय क्या होता था? उस समय भी तो सरकारें बनती थी। सरकार तो सर अंग्रेजों के जमाने में भी बनती थी। फर्क तो हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नहीं, अंग्रेजों के जमाने से पहले की बातें तो आप छोड़ो एक बारी। अंग्रेजों के जमाने के बाद में जब से हमने आजादी ली है, जब से हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार करी, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि इन सब लोगों के, विपक्षी हों चाहे सत्ताधारी हों, इनके ये गठबंधन की राजनीति का तो विरोध करिए आप कम से कम। या अगर ये जुड़ना ही चाहते हैं तो एक चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ें, एक एजेंडा ये तैयार करें, अलग अलग चुनाव चिन्हों के ऊपर चुनाव ना लड़ें। चौधरी साहब, यहाँ थोड़ी सी बात हम जोड़ना चाहते हैं कि जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनने लगेगी तो बाकी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी, जरूरत ही खत्म हो जाएगी गठबंधन की। चूंकि ये काम नहीं हो रहा है तो आज की जरूरत है गठबंधन। आप भी रहेंगे बीजेपी के नेता, आपको सत्ता में आना रहेगा तो आप गठबंधन करेंगे, चूंकि चुन के तो सांसद ही आप भेजेंगे, सरकार बनाएंगे। और सांसद की संख्या कैसे बढ़ेगी? छोटे छोटे दलों को जोड़ के बढ़ेगी, तो वो बढ़ा रहे हैं। तो असल बात तो है कि जनता के वोट से सरकार बनना शुरू हो जाए, अपने आप ये चीजें खत्म हो गई। यही तो बात मैं कह रहा हूँ प्रेम जी, यही बात मैं कह रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। तो ये राजनीतिक व्यवस्था का विचार कौन करेगा? क्या ये इन पार्टियों की जिम्मेवारी नहीं है इस पर विचार करने की? ये ऐसा विचार जो हम बोल रहे हैं, हमारी एक छोटी सी पार्टी है जिसका अभी तक कोई भी नहीं है, और जब वो ऐसी बात कर सकते हैं तो ये जो जीते हुए सांसद हैं या जीते हुए जो पार्टियां हैं, इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती? सवाल तो फिर ये है ना। कोई वैसा तो मैं नहीं मानता हूं जी कि आज इन पार्टियों को ये कुछ मालूम ही नहीं है सत्य बहुमत के बारे में या मतदाताओं के बहुमत के बारे में। कोई इन्होंने आज तक कोई एक शब्द भी नहीं सुना होगा किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी के किसी लीडर ने। ऐसा मानते हैं क्या आप? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो जब सत्य बहुमत के बारे में ये कुछ ना कुछ सुन चुके तो इसके ऊपर चर्चा करने की जिम्मेवारी किसकी है? जैसे आप जैसे पत्रकारों की है तो ऐसे पार्टियों की भी है, नेताओं की भी है। सत्यदेव चौधरी साहब, इन राजनीतिक दलों का काम सत्य बहुमत पर बहस किए बिना चल रहा है, आगे भी इनका काम चलेगा। उनको सरकार बनाने का तरीका आता है, वो सांसद जुटा लेंगे, वो सरकार बना लेंगे। सत्य बहुमत पर चर्चा क्यों करेंगे? नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब ये चर्चा कराना, चर्चा के लिए मजबूर करना, ये हमारे देश के लोगों का, आपका, हमारा, बाकी सबका काम है कि ये कैसे मजबूर हो, कैसे ही वो सोचने के लिए विवश हो। जनता जब सोचने लगेगी कि सरकार बनाने का यह तरीका सही नहीं है और ये गलत तरीके पर इसीलिए अड़े रहते हैं आज के राजनीतिक दल, क्योंकि उनको ऐसा करना आसान रहता है। विपक्ष में हैं तब भी उनको लगता है चलो अगला 5 साल बाद हम फिर आ जाएंगे, या इस बीच में सरकार को गिरा के भी आ सकते हैं अगर हमारे पास धन बल है, बाहुबल। तो सब लोग अपनी शक्ति, धन और बाहुबल के हिसाब से मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहां उनकी प्रायोरिटी है, उनको मतदाता को जोड़ने की प्रायोरिटी है ही नहीं। मैं तो अब राजीव जी आप बोल लीजिए, फिर मैं राजीव जी के पास आता हूँ। जी आज चाहे देखिए, चाहे कुछ भी प्रभाव है इस सत्य बहुमत की राजनीति का लोगों के दिमाग में, जनमानस में प्रभाव बना है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ जी कि कुछ भी लोग इससे सहमत नहीं है। थोड़े बहुत लोग ही सही इससे सहमत हैं और दिन प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में लोग सहमत हो रहे हैं। सत्यदेव चौधरी जी, हमारे पास प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं, आया करती हैं। देश में तेजी से लोग इस विचार से सहमत हो रहे हैं। आप संख्या गिन भी नहीं पाएंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है और लोग हमें सुनते हैं, आपको सुनते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो यही चीज जब तेज होने लगेगी, ये बातें जब चर्चा में आने लगेगी, तो राजनीतिक दल को विवश किया जा सकेगा।
जी राजीव बिल्कुल रंजन किया सिंह जा जी। सकेगा, और 2024 के अंदर ही आप देख लेना कि सत्य बहुमत का कैसा रंग आपको दिखाई देगा। अगर एक क्षेत्र बिल्कुल के अंदर भी जो हम बात करते हैं चांदनी चौक की, चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर भी इसकी चर्चा बना के देख लीजिए, जीत के देख लीजिए, पूरे देश की राजनीति एक झटके के अंदर बदल जाएगी। इन सारी मीटिंगों का कोई महत्व नहीं रहेगा, चाहे वो सत्ता वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों। ये तो मजाक बनाया हुआ है इन्होंने हमारे लोकतंत्र का भी और हमारी जी राजनीतिक डॉक्टर व्यवस्था का। डॉक्टर दिनेश राय जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो आप बिना सवाल के अपनी राय रखें। यस सर, जैसा कि चौधरी साहब कह रहे हैं इससे पूरा मैं सहमत हूं कि जैसे ही सत्य बहुमत पार्टी की नीतियों को लोग आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें, आपको आप म्यूट हो गए हैं अपने आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए राजीव जी, आपके सवाल आपके पास है। हाँ, सर देखिए ये देश जो है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अपना छोटा सा तजुर्बा है, ऑब्जर्वेशन है कि देश जो है हमेशा नए एक्सपेरिमेंट और नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए और नए विचारों के साथ जीने के लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ, तो वो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था। चूंकि हम उसमें सक्रिय थे इसलिए हमको पता है, और कैसे पूरी दिल्ली की जनता जो है उसको हाथों हाथ ली। तो ये कहना हम नहीं कह सकते कि देश की जनता जो है वो किसी भी नए एक्सपेरिमेंट को या नए विचार को अपनाने में कतराती है। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई विचार नहीं है, यहाँ पर कोई साहस नहीं दिखा पाता है, या किसी के पास संघर्ष करने के लिए उतना समय नहीं है, या संघर्ष करने की उतना मादा नहीं है जो संघर्ष कर सकता है और संघर्ष करके कोई समाज में जो है वो परिवर्तन लाना चाहे, तो समाज के लोग जो हैं वो नए विचार को एक्सेप्ट करते हैं, और उसको ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि आप सर, आपको पता है असम में एक पार्टी का आंदोलन हुआ था, हमें साल याद नहीं है, और वहां पर भी सत्ता बहुत ही कम समय में पार्टी आई थी, सत्ता में आ गई थी। वही दिल्ली में हुआ, आम आदमी पार्टी आई। तो बिल्कुल यदि सत्यदेव चौधरी साहब जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। यदि कोई कुछ उनका कोई विचार है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है सत्य बहुमत पार्टी का, तो उसको लोगों के बीच में बहुत ही एग्रेसिवली रखना चाहिए। और हम लोग तो हमेशा से नए विचारों के लिए खुले रहते हैं और नए विचारों का समर्थन करते हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वो तत्पर रहते हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी के साथ हम लोगों ने किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर क्या किया? फिर वही किया जो बीजेपी कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी करती रही है, या जो अन्य पार्टी कर रही है। तो इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस देश में नया विचार आना चाहिए, और उसको पुरजोर तरीके से लोगों के बीच हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उसको हम और आप लेके जाएं। और यहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं सर। यदि उनके पास कुछ रीजनफुल बात को लेके हम जाएं, तर्कपूर्ण अपनी विचार को समझाएं, उन तक लेके जाएं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और दिल्ली इसका बेस्ट उदाहरण है सर। दिनेश राय जी जुड़ चुके हैं, दिनेश इसलिए हम राय अपनी जी, बात कर रहे हैं, उनसे आप सवाल। जी अपनी बात पूरी कीजिए दिनेश जी। जैसे हम बोलते हैं दिनेश जी बात पूरी कीजिए, दिनेश जी मौन धारण कर लेते हैं। श्याम जी के पास आता हूँ। श्याम जी, देखिए आपने सबको सुना, नए विचारों का स्वागत जी तो देश करता है, लेकिन ये विचार मौलिक, बेसिक और लोकतंत्र के लिए जरूरी विचार है कि लोकतंत्र में मतदाता ही जब शक्तिशाली नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसा। और इस कैसा? बात को दरकिनार करके हमारी संसदीय प्रणाली चल रही है, लगातार दरकिनार जी जी करके चल रही है, और यही चिंता का सबब है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों को इस बात की समझ नहीं है कि ये संसदीय प्रणाली की भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसके बावजूद
वो विकल्प देने के लिए सामने नहीं आ रहे। क्या करना होगा? प्रेम जी, मैं आपको बता दूं, मैंने काफी लंबे समय से मैंने सत्य बहुमत को जाना है, जिया है और पढ़ा है। नहीं नहीं, और मैं सत्य ये बहुमत के जानने की, सुनिए सुनिए श्याम मोहन जी, ये बताने या जताने के का ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप किसी विचार से कितने समय तक जुड़े। ये प्लेटफॉर्म है विचार देने का, जनता को उस प्रश्नों को हल करने का। तो आपके सामने जो हमने प्रश्न किया, आप उसका जवाब दीजिए। आपने हमें बताया कि मतलब ये गठबंधन जो करते हैं, आप ये बताइए किस नेता मतलब आपको ऐसे बहुत ही नेता मिल जाएँगे जिनके पास ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई दुकान है, ना उनका कोई खेत है, लेकिन फिर भी उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े उनके पास आप कह लीजिए बिल्डिंगें दिल्ली के अंदर। ये कैसे सब कुछ संभव हो पाता है? ये सब गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का ही कारण है। कि उनके पास इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, घर, पैसा सब कुछ आता है और ये जब तक ये गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति खत्म नहीं होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं नए विचार की बात, तो नया विचार जब तक समाज में नहीं आएगा, सत्य बहुमत जैसा विचार समाज में नहीं आएगा, तब तक ये जो कुरीति है, जो समस्या है देश की, ये समाप्त नहीं हो सकती। जी जी, चलिए चर्चा को अंतिम पड़ाव पर ले जाने के लिए मैं आता हूं सत्यदेव चौधरी जी के पास। एक मैसेज दिया जाए दर्शकों को कि जो पृष्ठभूमि चल रही है, एक तरफ सत्ताधारी दल गठबंधन को लेकर बैठा है, एक तरफ विपक्षी गठबंधन को लेकर बैठा है। अब जनता इसी भ्रम में रहेगी कि भाई जो सत्ता में है उनको काम के आधार पर वोट दें कि गठबंधन में उनकी संख्या के आधार पर वोट दें, कि किसने ज्यादा पार्टी इकट्ठा कर ली उसको वोट दें, कि किसने क्या काम किया उस पर वोट दें, कि जो काम करने का वादा कर रहे हैं उस पर वोट दें। क्या करे, जनता कंफ्यूज हो गई है। देखिए प्रेम जी, मैं व्यक्तिगत बात बहुत कम किया करता हूँ। मैं व्यक्तिगत बात बोल के, लेकिन जो अभी राजीव रंजन जी ने ये कहा जी कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुत नए विचार से स्वीकार किया, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं भी इसी दिल्ली में रहता था, मैंने भी इस दिल्ली के अंदर इस आम आदमी पार्टी के शुरू से लेकर आखिरी तक खूब अच्छे से मैंने इनको देखा। ये इनका मेन नारा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और स्वराज लाएंगे। आप मुझे बताइए कौन सी राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन किया इन्होंने? जो भ्रष्ट राजनीति गठबंधन की पहले थी, उसी भ्रष्ट गठबंधन की राजनीति से तो इन्होंने शुरुआत करी थी। पहला चुनाव, पहला सरकार इन्होंने बनाई गठबंधन के भरोसे थी। और स्वराज की बात करते हैं तो कौन सा स्वराज लाए? स्वराज तो उसको बोलेंगे ना जहां मतदाताओं के बहुमत से मतदाताओं को शक्तिशाली बनाए, तब हम स्वराज मानेंगे। वो भी नहीं हुआ। तो खैर, मैं व्यक्तिगत बात ना करते हुए मैं इसी बात के ऊपर दोबारा आता हूँ कि मुझे देखिए, ये जो सत्ता वाले और विपक्ष वाले जितने भी पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे किसी से भी कोई ज्यादा ना इत्तेफाक रखता ना सहमत हूं। मैं ये समझता हूं कि इस बात का समाधान एक परमानेंट समाधान होना चाहिए हमारी राजनीतिक व्यवस्था का, जिससे इन लोगों को एक ऐसे अच्छी अच्छी राजनीति, अच्छी एक न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था मिलना आरंभ हो और समय बर्बाद ना हो। और वो तभी होगा जब सत्य बहुमत जैसी मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनने आरंभ हो जाए। और एक थोड़े से एरिया के अंदर भी अगर आप इसको सफल हो जाते हैं, जो कि होना ही होना है सफल, आप मेरी मानो या मत मानो, किसी और की मान लेना, कल मानना, आज मानना, या किसी और कल मान लेना, आना तो पड़ेगा आपको। या तो आप लोकतंत्र को नकार दीजिए कि हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, इसी तरीके की गठबंधन की राजनीति चाहिए। क्या गठबंधन की राजनीति को आप लोकतंत्र बोलेंगे? ये तो मुट्ठी भर लोगों का एक दबंगीपना और धन बली का एक साम्राज्य हो बहुत गया। महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं चौधरी साहब आप दर्शकों को कि लोकतंत्र को अगर बनाए रखना है, बचाना है, मजबूत करना है, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने। आज मतदाताओं के बहुमत से सरकार नहीं बन रही है और सारे दल डरे हुए हैं,
जो सत्ता में है वो भी डरे हुए हैं, जो विपक्ष में है वो भी डरे हुए हैं, और उनको सत्ता कैसे चाहिए, यही एकमात्र उनकी प्राथमिकता है। देश का भला करना और लोकतंत्र का जो मकसद होता है आम नागरिकों का भला करना, ये मकसद उनके एजेंडे से गायब हो गया है। केवल सत्ता और सत्ता संख्या बल से आती है आज के विकृत लोकतंत्र में। तो उस संख्या बल के जुगाड़ में ये 2 बैठकें दिल्ली और बेंगलुरु में हो रही हैं। तो साफ है, जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। आपको आज या कल देर सवेर इस बात पर आना पड़ेगा कि मतदाताओं को शक्तिशाली बनाओ, मतदाताओं की शक्ति से, उनके मतों से सरकार बने। ये विधायक, सांसद, इन बिचौलियों की ताकत से सरकार नहीं बने। तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करने का वक्त। आप सब हमें इजाजत दें। आप हमारे साथ जुड़े, राजीव रंजन जी, श्याम मोहन यादव जी, सत्यदेव चौधरी जी, और हमारे साथ डॉक्टर राय साहब भी जुड़े थे। सबका बहुत बहुत आभार, और तमाम दर्शकों का भी जो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े